सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा फाउंडेशन साइंस बैच चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम साइंस को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को स्टार्ट किया है। देखिए, 2 क्लासेस की हो चुकी हैं, क्लास नंबर 3 है। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जामों के लिए ये मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर क्लास 3 है, मतलब चैप्टर 2 चल रहा था सेल। तो सेल का एक पार्ट हमने कर लिया था, थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए इसको पार्ट में करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आज सेल का जो है ये आपका पार्ट नंबर 2 है, यानी कि भाग 2 है। तो इसमें देखते हैं उसका के जो भाग होते हैं वो हम पढ़ रहे थे, और हमने राइबोसोम तक यहाँ पे, और हमने अंतःप्रदप जालिका तक इसको पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं गाल्जी काय की, गाल्जी बॉडी की। अगर हम गाल्जी बॉडी की बात करें तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने खोज की? कैमिलो गोल्जी ने। और देखिए इसका काम क्या होता है, ये कोशिका के अंदर पदार्थों का संवहन करता है। क्या करता है? मतलब पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इनसाइड द सेल, ठीक है। ये क्या करता है? कोशिका के अंदर पदार्थों का संवहन करता है, इसलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए कि कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं। सो दैट इट इज नोन एज ट्रैफिक मैनेजर ऑफ सेल। तो ट्रैफिक मैनेजर ऑफ सेल पूछेगा तो किसे बोलेंगे? गोल्जी बॉडी को। तो गोल्जी बॉडी खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। और इसे हम क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक कहते हैं कोशिका का, ट्रैफिक मैनेजर ऑफ सेल। पौधों में इसे डिक्टोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पूछ लेगा आपसे, पौधों में इसे क्या कहते हैं? डिक्टोसोम कहते हैं, ठीक। और गोल्जी बॉडी दोनों जगह पाया जाता है, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल। वहीं अगर हम राजधानी की बात करें तो देखिए इसकी खोज किसने की है? तो आप बोलेंगे इसकी खोज गार्नियर ने की है। ये पौधों में एक होती है लेकिन बहुत बड़ी होती है, इसलिए आपने देखा होगा प्लांट में जो केंद्रक होता है वो ऊपर की तरफ खिसका हुआ होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो पौधों में एक और बहुत बड़ी, इन प्लांट वन एंड लार्ज। और ये जंतु में बहुत सारी और छोटी होती है, इन एनिमल मैनी एंड स्मॉल, ठीक है। जंतु में कैसी होती है? बहुत सी होती है और छोटी होती है। अब इसका मुख्य कार्य क्या है? देखिए इसका मुख्य कार्य भोज्य पदार्थों का संग्रह करना है, यानी कि जो फूड मटेरियल है उनको क्या करना है? स्टोर करना है। द मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इन द सेल, इसलिए इसे कोशिका का भंडार गृह कहते हैं। सो दैट इट इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ। अब साथियों हम आगे देखते हैं। तो दिया हुआ मैं खुला रख रहा हूँ उसको। तू आ जाइए उधर से। पॉइंट है जिसका नाम है तारक काय। इसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज की है बोवेरी ने। किसने की है? बोवेरी ने। देखिए तारक काय कोश का विभाजन में भाग लेते हैं। इनका काम क्या है? कोश का विभाजन में भाग लेना, या हम कह सकते हैं तारक काय कोश का विभाजन में सहायता करते हैं, ठीक। अब देखिए प्रत्येक तारक काय 2 बेलनाकार रचनाओं से बना होता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं। यानी कि एवरी सेंट्रोसोम मेड अप ऑफ 2 स्पेरिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रियोल। और देखिए ये सिर्फ आपसे पूछेगा किससे पाया जाता है, तो आप कहेंगे ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहां पे जाएगा? प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। एनिमल सेल ये सिर्फ कहां पाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि तारक काय किसमें पाया जाता है, तो आप बोलेंगे आपका ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, ओनली सिर्फ जंतु कोशिका में। इसकी खोज बोवेरी ने की थी। तारक काय कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं, तारक काय कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, और प्रत्येक तारक काय 2 बेलनाकार रचनाओं से बना होता है जिसे हम तारक केंद्र कहते हैं। इसका देखिए नंबर 8 आता है हमारा लवक, यानी कि प्लास्टिड। तो अगर लवक की बात करें तो लवक की खोज की थी हैकेल ने। किसने की थी? हैकेल ने। और ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसमें पाया जाएगा? तारक काय आप बोलेंगे जंतु कोशिका में, और लवक सिर्फ किसमें पाया जाता है? पादप।
आइए साथियों अब आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद देखिए, जो लवक जो था उसके 3 भाग थे। तो पहला भाग है अवर्णी लवक को हम श्वेत लवक की कहते हैं। श्वेत लवक इंग्लिश में हमें कहते हैं इसे लीकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? लीको। लीको का मतलब होता है व्हाइट, यानी कि सफेद। तो देखिए ये रंगहीन होता है, ये कलरलेस हो। ये पौधों के रंगहीन भागों में पाया जाता है, जहां कलर नहीं होता है। इट इज प्रेजेंट कलरलेस पार्ट ऑफ प्लांट। देखिए ये श्वेत या पारदर्शी रंग देता है। कैसा रंग देगा? श्वेत यानी कि सफेद या पारदर्शी। और कैसा होता है ये? ट्रांसपेरेंट। इट गिव्स व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट कलर। ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थों को संचित करना, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक। तो याद रखेंगे रंगहीन भागों में पाया जाएगा, जहां पर मतलब पौधों के रंगहीन भागों में पाया जाता है। कलरलेस पार्ट पे पाया जाएगा, जहां कलर नहीं होंगे। तो ये सिर्फ श्वेत और पारदर्शी रंग देता है, बस इतना याद रखना है। फिर बात करें वर्णी लवक की। तो वर्णी लवक की अगर बात करें तो ये पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है, यानी कि जहां पर कलर होंगे। इट इज प्रेजेंट इन कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट। ये पौधों को रंग प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं? पौधों को कलर प्रोवाइड करेंगे। इट गिव्स कलर टू द प्लांट। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे पुष्प का रंग है, तो पुष्प में एक कंपोनेंट होता है मेन, जिसका नाम है एंथोसायनिन। यानी कि पुष्प का जो रंग होगा वो किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसायनिन। ऐसे देखिए टमाटर का जो लाल रंग होता है, पूछ लेता है, ये लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। यानी कि रेड कलर ऑफ टोमेटो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन। ऐसे देखिए गाजर का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। गाजर का पीला या लाल रंग कह सकते हैं, येलो और रेड कलर ऑफ कैरोट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। देखिए चुकंदर का लाल रंग पूछ लें आपसे, बीटा लेंस के कारण होता है। किसके कारण होता है? बीटा लेंस के कारण होता है। तो ये हमने 2 पार्ट पढ़ लिए, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित भाग का हमारा लवक का हरित लवक। ठीक है। ये पौधों के हरे भागों जैसे पत्तियों आदि में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों आदि में पाया जाता है। इन्हें पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप कोशिका का रसोई घर। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। ठीक। इट इज नोन एज किचन ऑफ सेल। देखिए कैसे हरित लवक में, देखिए पर्णहरित में यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब जब फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा? भोजन का निर्माण होगा। ठीक है। इसलिए हम इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो यह लिखा है पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। तो हरित लवक के अंदर क्या है? आपका पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करवाता है, जिससे भोजन का निर्माण होगा। इसलिए हम हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्वेश्चन आता है क्लोरोफिल में धातु पाई जाती है, जिसका नाम है मैग्नीशियम धातु। तो आप बोलेंगे क्लोरोफिल में क्या पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक। तो देखिए ये आपका हो गया, जितने भी ऑर्गन पाए जाते थे अंग कोशिका द्रव के अंदर, वो हमने कवर कर लिए। अब हम आगे चलते हैं केंद्रक की तरफ। ठीक है। अब हम देखेंगे केंद्रक को। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए केंद्रक को कोशिका का प्रबंधक कहते हैं। न्यूक्लियस इज नोन एज मैनेजर ऑफ सेल। केंद्रक का निर्माण 4 भागों से होता है। देखिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम समझाता हूं। सबसे पहले ये देखिए केंद्रक के ऊपर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। सबसे पहले केंद्रक के ऊपर एक लेयर होती है, डबल लेयर, दोहरी झिल्ली, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक द्रव पाया जाता है, जिसे केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव के अंदर केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस और गुणसूत्र धागे पाए जाते हैं। अब इन चारों चीजों को हम देखते हैं तो आप समझ गए कि केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रिका, गुणसूत्र धागे और केंद्रक द्रव, ये 4 भागों से मिला है। इसमें आपको ध्यान रखना है केंद्रिका और ये गुणसूत्र धागे, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक द्रव के अंदर। तो आइए मैंने यहाँ लिख दिया है, केंद्रक का निर्माण 4 भागों से होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस बाय 4 पार्ट। ठीक है। पहला है देखिए केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इस प्रकार देखेंगे। ये है केंद्रक झिल्ली के बारे में कि केंद्रक झिल्ली दोहरी संरचना होती है और केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है।
फिर आपका होता है केंद्रक द्रव, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब एसिड यानी कि डीएनए, आरएनए, और प्रोटीन जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन और अदर प्रोटीन सब आ जाती हैं। केंद्रक और क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। जैसे देखिए, इसके बाद बात करें केंद्रका की, न्यूक्लियोलस की, तो देखिए आरएनए संश्लेषण तथा कोशिका विभाजन के लिए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, आरएनए संश्लेषण तथा कोशिका विभाजन में न्यूक्लियोलस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आरएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। अब बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट केंद्रिका। देखिए क्रोमेटिन धागे, ये न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए यहाँ मैंने बताया था आपको, ये न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक द्रव किससे बने थे? न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। ये भी देखिए न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। बट यहाँ क्या था? यहाँ पे आपका आरएनए डीएनए दोनों आ रहा था, हिस्टोन प्रोटीन और अदर प्रोटीन आ रही थी। क्रोमेटिन धागे में अगर बात करें तो बेसिकली इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए होता है, और प्रोटीन जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये इसमें डिफरेंस है, समझ गए? यानी कि केंद्रक द्रव मिलकर बना है हमारा किससे? न्यूक्लियोप्रोटीन से, यानी कि आरएनए डीएनए और हिस्टोन और अदर प्रोटीन। लेकिन क्रोमेटिन धागे जो है वो किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और हिस्टोन से। न्यूक्लिक अम्ल के अंदर कौन सा प्रोटीन होगा? डीएनए, और हिस्टोन होगा प्रोटीन। ठीक, तो इतनी बात हम समझ गए। अब हम देखते हैं कि इस केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है। ठीक, उसको देखेंगे। अगर बात करें हम, तो देखिए हमारा केंद्रक अभी चल रहा था, केंद्रक में देखते हैं। केंद्रक में आरएनए और डीएनए पाया जाता है। ठीक है, आरएनए डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। आरएनए एंड डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। केंद्रक द्रव के अंदर एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे गुणसूत्र धागे कहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। A thread-like structure present in nucleus is known as chromatin threads। अब देखिए मैंने आपको बताया था, ये जो आपका गुणसूत्र धागे हैं डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यानी कि ये जो गुणसूत्र मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। लेकिन न्यूक्लिक एसिड कौन सा होगा? डीएनए। ठीक है, और प्रोटीन कौन सा होगा? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये मैंने पीछे बता दिया। तो ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, which is made up of DNA and protein। जब कोशिका विभाजन होता है तब क्रोमेटिन गुणसूत्र में बदल जाते हैं। When cell division occur, then chromatin converted into chromosome। गुणसूत्र पर देखिए जीन पाए जाते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं। यानी कि जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम which is carrier of heredity। या हम कह सकते हैं which transfer the character from one generation to other generation। मतलब आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। अब देखिए गुणसूत्र के अंदर पढ़ लेते हैं। अभी हम गुणसूत्र के किससे बने होते हैं ये देखते हैं, फिर देखेंगे गुणसूत्र के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ देखेंगे ये रासायनिक रूप से न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? दे आर केमिकली फॉर्म बाय न्यूक्लियोप्रोटीन। अब देखिए न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है, तो आप कहेंगे इसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए, और प्रोटीन इसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। अब समझिए यहाँ लिखा है ना, ये देखिए जो हमारा क्रोमेटिन धागे थे वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने थे। तो यहाँ सिर्फ डीएनए लिखा है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होगा? यहाँ डीएनए, और यहाँ प्रोटीन कौन सा होगा? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, पीछे मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं गुणसूत्र के दो प्रकार। ठीक है, मतलब कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे मनुष्यों में, वो देखते हैं। हम देखते हैं गुणसूत्र के बारे में। तो अगर गुणसूत्र की बात करें तो किसी भी जाति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी, या फिर कुल संख्या बोले तो कितनी? 46। ये आपकी कुल यानी कि टोटल कितने होते हैं? 46। यहाँ पर ये दो प्रकार के हैं। देखिए 22 जोड़ी होते हैं, मतलब 44 टोटल ऑटोसोम। पुरुष और महिला में एक समान होते हैं, आइडेंटिकल इन मेल एंड फीमेल। वहीं एक जोड़ी जो गुणसूत्र है यानी कि 2, वो आपके एलोसोम होते हैं, यानी कि पुरुष और महिला में असमान, डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। तो आप देखिए यहाँ पर इन्हीं को बोलते हैं हम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, तो देखिए पुरुष में ये एक्स और वाई होते हैं, महिला में एक्स और एक्स। जब पुरुष का एक्स और महिला का एक्स मिलता है तो ये होता है लड़की यानी कि गर्ल। जब आपका महिला का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है तो ये होता है बॉय। यहाँ लिख दिया, देखिए पुरुष में गुणसूत्र अगर पूछे तो 44 प्लस एक्स वाई बराबर 46, यानी कि 22 प्लस एक्स वाई 23 जोड़ी। ठीक है, ये 22 जोड़ी है और ये एक जोड़ी है। यहाँ पे टोटल नंबर लिखे हैं। ऐसे ही महिला में 44 प्लस एक्स वाई 46। ठीक है,
और ये 22 जोड़ी प्लस 1 यानी कि टोटल कितना 23 जोड़ी 23rd पेयर। तो ये गुणसूत्र के बारे में हो गया। अब हम थोड़ा सा डीएनए और आरएनए के अंतर के बारे में देख लेते हैं। आइए साथियों अब देखते हैं हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में। तो देखिए डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है कुछ समझते हैं, फिर हम अलग से देखेंगे डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो डीएनए में जो बेसिक अंतर है वो देखते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। भाई आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगर शर्करा की बात करें तो डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, वही आरएनए में राइबो शुगर यानी कि राइबो शर्करा पाई जाती है। इसमें देखिए नाइट्रोजन क्षार होते हैं 4 डीएनए में, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। वही अगर बात करें आरएनए में भी एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ देखिए यूरेसिल अलग हो गया, ठीक है, अलग से है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एडिनिन यहाँ पर एडिनिन आपका थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, वही गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये आपसे पेपर में पूछ लेगा। यहाँ देखिए यहाँ भी पहला वाला चौथे से एडिनिन यूरेसिल से डबल बॉन्ड से और गुआनिन साइटोसिन से आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी कि 3 बंध से। यहाँ पे अगर अम्ल की बात करें तो दोनों में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फास्फोरिक अम्ल। के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए डीएनए की संरचना द्विकुंडलीय होती है। आप देखेंगे यहाँ पर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, ठीक। तो डीएनए की संरचना कैसी होती है? द्विकुंडलीय होती है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक 1935 में। अब देखिए इन्होंने बताया कि डीएनए में 2 कुंडल होते हैं। कितने होते हैं? 2 कुंडल होते हैं, ठीक। एक ये हो गया आपका, ठीक है, और एक इधर से हो गया। डीएनए में एक कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। देखिए अगर हम यहाँ से बात करें, ये पूरा कुंडल यहाँ से लेके ये पूरा एक कुंडल है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरा एक, या फिर यहाँ से लेकर ये पूरा एक, तो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक। डीएनए का व्यास देखिए, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है, जो व्यास है, डायमीटर है, वो आपका कितना है? वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? यहाँ लिख देता हूं मैं, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, वैसे ये लिखा हुआ है। डीएनए के एक कुंडल में, यानी कि एक कुंडल में 10 जोड़ी, ये जो एक कुंडल है इसमें लगभग 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, ठीक। और क्षार जो होते हैं वो एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे देखिए एक ये नाइट्रोजन बेस है, एक ही नाइट्रोजन बेस है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब है एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन क्षार की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया साथियों आपका डीएनए के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आरएनए के बारे में बता दूं। बात करें अगर आरएनए की इसके बाद, तो थोड़ा सा देख लेते हैं आरएनए के बारे में। तो देखिए आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका संदेश भाग आरएनए, जिसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए, या शॉर्ट में से कह देते हैं हम एमआरएनए। ये क्या करता है? देखिए डीएनए की दी गई सूचनाओं को टीआरएनए तक पहुंचाता है। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। देखिए दूसरा है स्थानांतरण आरएनए मतलब टीआरएनए। तो ये क्या करता है? ये एमआरएनए के द्वारा, यानी कि मैसेंजर एमआरएनए के द्वारा दी गई सूचनाओं या संदेशों को आरआरएनए तक पहुंचाता है। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तीसरा देखिए राइबोसोमल आरएनए ही है, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए। टीआरएनए के द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुरूप प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। दिस आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन बाय टीआरएनए। तो साथियों ये था आपका कोशिका का चैप्टर जो समाप्त हो चुका है, ठीक है। और साथियों अगर आप इसको देखिए बार बार, ये आपको समझ में आएगा। बार बार देखेंगे तो चीजें याद होंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 में। थैंक यू वेरी मच।